Discuss the dominant external and internal influences in framing of Indian Constitution. तो इंट्रोडक्शन में अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मिक्स बैग ऑफ बोरोइंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में यूएसएसआर का सोशलिज्म के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिले, यूएस और यूके का लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसमें पॉलिटिकल और सिविल राइट्स, और कनाडा का फेडरलिज्म, और अदर्स में वी हैव साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और वीमर जर्मनी के इमरजेंसी प्रोसेस। और इंटरनल इन्फ्लुएंस में नेहरू रिपोर्ट जिसे जॉइंट इलेक्टोरेट मिला, और गांधीयन प्रिंसिपल जिसके डीपीएसपी माइनॉरिटी राइट, कराची रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave elaborate administrative machinery, social inequality, ST women peasants and working class, or partition, regionalism and consolidation of princely states, the right of minorities, the secularism, special provision for certain regions, unitary form of government, or women representation in constituent assembly, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कंक्लूजन हो सकता है पीबीएम कौन? भानु मेहता। Cosmopolitan constitution means that it is drawn from multiple sources. It is situated at major cross currents of the global constitutional law. पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं, कुछ और एडिशन करना है क्या किसी को इसमें? स्कॉलर स्कॉलर्स का व्यू डाल सकते हैं, ग्रैनविले ऑस्टिन का, केसी वेयर का, सब जगह जगह पे बीच बीच डाल सकते हैं। ग्रैनविले ऑस्टिन और केसी वेयर हो गया, ठीक है। ग्रैनविले ऑस्टिन का तो क्या व्यू डालोगे? फेडरेशन को वो बोलता है ना कि इंडिया का जो मॉडल है वो स्वी जनरस है, तो मतलब इंटरनल एक्सटर्नल का तो इन्फ्लुएंस है, लेकिन एट द एंड उनका खुद का अपना मॉडल है। एक तो ये हो गया, और दूसरा वो ये भी बोलता है कि जो राज्यसभा में जो जा रहे हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड जा रहे हैं, तो ये मोर डेमोक्रेटिक एज कंपेयर देन यूएसए, तो एक वो भी डाल सकते हैं। वेयर का तो वही होता है कि वो क्वेसी फेडरल बोलता है इंडियन फेडरेशन को। क्वासी फेडरल, हाँ ठीक है, मतलब एज ए कमेंट हो गया ना। हाँ मतलब वही। आप भानु मेहता का भी डाल दिया। और कुछ एडिशन करना था इसमें? हम क्रिटिसिज्म डालेंगे क्या? मुझे लगता तो नहीं कि डिस्कस बोला हुआ है। आई थिंक अगर डालना है ना तो आई थिंक शुरू में डाल दे, फिर इन्फ्लुएंसेस डाल के फिर तो अपने को इसको थोड़ा सा वही करना पड़ेगा। प्लीज बढ़िया है, प्रताप भानु मेहता ही आई थिंक सही है उसमें तो एंडिंग में। इन्होंने शुरुआत में लिखा है ना बैग ऑफ बोरोइंग्स, तो वो क्रिटिसिज्म के जैसा ही है कॉनोटेशन। हाँ मतलब वैसे लिख दिया तो आई थिंक क्रिटिसिज्म ऐसा डालने जैसी जगह मेरे को लग भी नहीं रही इसमें कोई है। हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ कंटेंट है ना कि 3 पे जैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं पूछ रहा था कि इसमें से इन्फ्लुएंसेस पूछा है ना, तो लाइक हम लोगों के पास वो सोर्सेज तो पता है हमको, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फ्लुएंसेस में हम लोगों को आइडियोलॉजी के हिसाब से ही लेके चलना है ना, जनरल जैसा मैंने डाला हुआ है उसमें उनको ही कंफर्म करना है मेरे को। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि सोर्सेज अगर हम एक्सटर्नल वाले डालेंगे तो वैसे ही वो खूब सारे हैं, प्लस उसमें इंटरनल और ऐड करेंगे तो मतलब पता नहीं कितने सारे हो जाएंगे। हाँ मतलब वही, और थोड़ा पॉलिटिकल भी लगेगा, मतलब डायरेक्ट टैक्स डालने से उतना सही भी नहीं रहेगा वो चीज़। कहीं ना कहीं जब वर्ड्स आएंगे सोशलिस्ट, लिबरल, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में लिबरल,
रशिया में सोशलिस्ट और ये सब आएंगे तो आगे लगेगा। ऑल राइट, ठीक। तो इंटरनल में फिर और क्या क्या डालना चाहिए था अगर आइडियोलॉजीज ही डाल रहे हो तो आप? एक्सटर्नल में तो चल सोशलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, फ्रेंच का वो इक्वालिटी और वो सब प्रिंसिपल। इंटरनल में कुछ आइडिया है? गांधी का स्वराज, सर्वोदय। सोशलिस्ट वाले और डाल, सोशलिस्ट नहीं लिखा शायद मैंने, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस भी था ना जो डीपीएसपी, इसमें सोशलिस्ट डीपीएसपी। यही सब लिख सकते हैं ना, लिबरल, सोशलिस्ट, राइटिस्ट। मतलब सोशलिस्ट तो आप ऊपर भी लिख रहे हो ना फिर, यूएसएसआर का सोशल इकोनॉमिक राइट्स वाला वापस। हाँ वही वही, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब उसमें डिफरेंशिएट करना, हम यहाँ से इन्फ्लुएंस भी हैं वहाँ से भी हैं। हाँ तो मतलब अगर ऊपर लिख दिया तो नीचे अवॉइड कर सकते हैं, वैसे सही कह रहे हैं। मतलब हाँ, वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था जैसे गांधी का स्वराज सर्वोदय का आइडिया लिख दो तो हम्म, गांधी का तो हम कह सकते हैं सूर्य जनरेस आइडिया था उसका सारा। राइट राइट। और किसी को कुछ ऐड करना? वो बोल सकते हैं ना इकोनॉमिक मॉडल में पहले मतलब जब वेलफेयर तो वो मॉडर्न लिबरल्स के इन्फ्लुएंस से हुआ और न्यू लिबरल्स के इन्फ्लुएंस से अभी वो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक मॉडल में डाल सकते हैं। फ्रेमिंग में डालना है ना, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पीरियड पे बताना है। अच्छा, जैसे टैगोर है या अरविंदो घोष है, उन सबों मतलब उन लोगों ने जो थॉट दिया था, जैसे कल्चर नेशनलिज्म का दिया था, या अरविंदो ने ये टैगोर ने दिया था नेशनलिज्म का जो ब्रॉड था, तो क्या वो सबको इंक्लूड कर सकते क्या? कॉस्मोपॉलिटन में आर्टिकल 25 एंड 26। उसको हाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे हम, मतलब कल्चरल आर्टिकल कौन सा है जहाँ पे उसको, मतलब वो कल्चरल नेशनलिज्म ये सब्सटैंशिएट आ करने। सकता है ना, 25, 26 एंड 29। या विवेकानंदा भी है वो, तो उसको बट वैसे। उनके आइडियाज मतलब पर्टिकुलर आइडिया कहाँ पे आप उसको यूज करोगे, ये तो थोड़ा प्रोविजन। हम्म। आप रिलीजन वो बोल रहे हो तो। आर्टिकल 51 को इंक्लूड किया था ना, तो वसुदेव कुटुंबकम फिलोसफी के अंडर ये बोल सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, सही बोल रहे हम्म। हैं, बस इन्वॉल्व। हाँ राइट। ठीक है। और कुछ? देन आई थिंक देख लेते हैं। So this was comment. The Constituent Assembly was one party body in an essentially one country, one party country. The Assembly was Congress, and Congress was India. Granville Austin. ठीक है, तो जब तक खुल रहा मैं एक बार वैसे मतलब वो बता देता हूँ कि क्या किया है इसके अंदर। तो मतलब पहले तो वो क्रिटिसाइज किया मैंने कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी, तो उसका क्रिटिसिज्म क्या रहता है कि वो अनइलेक्टेड था और जो लोग थे वो बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू आए थे, और वो जो लोग आए भी थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में, मोस्ट ऑफ देम वर सॉर्ट ऑफ मतलब नॉमिनेटेड, कुछ उसमें से नॉमिनेटेड थे बाय प्रिंसली स्टेट। इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जो एक्चुअल लोगों की डिमांड थी उसको नहीं रिप्रेजेंट करता। एंड देन फिर ये बोल दिया कि कांग्रेस जो है उस वो एक सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी थी, तो अपनी वैल्यूज ने डाली उसके अंदर, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी मोस्टली सब वो लॉयर्स थे, तो लॉयर्स पैराडाइज बना दिया। तो फिर इसको काउंटर किया है कि बेसिकली जो कंपोजिशन थी कि असेंबली को लेके दैट रिमेन्ड
सेम इवन आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल विल रूसो का आइडिया था वो रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में ये क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो वी द पीपल है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है और ये लोगों के विल से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर मतलब सीबी मैकफर्सन का व्यू डाल दिया कि भले ही अगर एक पार्टी की डेमोक्रेसी हो तो वी कैन नॉट डिनाई कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर उसमें इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है तो वी कैन कंसिडर इट एज डेमोक्रेटिक। देन कांग्रेस के अंदर थी वो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी। इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी सेम चीज को रिआइटरेट किया कि कांग्रेस वाज इंडिया एंड इंडिया वाज कांग्रेस। तो फिर हम देखते हैं कि जब नॉन कांग्रेस पार्टी भी आई उसमें पावर के अंदर 2002 में एनडीए, वो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई। तो उसने भी कोई ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं सजेस्ट किए। हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट वो एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उसमें स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंट्री ही रिप्रेजेंट हुआ था, येट उन लोगों ने बहुत ही होलिस्टिकली सारे एस्पिरेशंस को कवर किया था, मतलब माइनॉरिटीज के एस्पिरेशन को भी कवर किया था। तो उसी चीज को प्रताप भानु मेहता ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट जिसने कि सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। वो ये लिखा था। आंसर पढ़ूं क्या? नहीं, ठीक है, समझ तो आई क्या। पढ़ दो, थोड़ा फ्लो बन पढ़ जाएगा। सकते टाइम हो तो ठीक है। The Indian Constitution is one of a kind of document which contains the best practices of the world suited to India. But it has been criticized on the ground that the Constituent Assembly that drafted it was largely one party and unelected. It is for the fact true. Uh, it is for the fact true that Constituent Assembly was unelected. The members of the Constituent Assembly were elected by the members of Provincial Legislative Assembly of the British provinces. Moreover, some of the members were nominated by the princely state, thus they did not represent the people of the country entirely. Further, Congress maintained a sizable domination in the Constituent Assembly. Also, the Congress was majorly represented by upper caste Hindu, almost 80% of the strength of assembly. Thus, minorities were underrepresented. In addition, the assembly was dominated by lawyers. It is because of this fact the constitution is criticized as lawyers' paradise, thus virtually keeping it out of the reach of common people. However, it has been argued that the party composition of the Constituent Assembly remained the same after the first general election, thus suggesting the Constituent Assembly represented the general will of the people. So, Russo का लिख दिया. I think Russo की spelling गलत थी. Also, Supreme Court in Keshwanandan Bharti case settled the dispute that we the people in the preamble represent the will of the people. Also, we can see in the works of liberal egalitarian C.B. Macpherson who justified the democratic structure of India as despite being a single party democracy, Congress had inter party democracy. The argument is also supported by Granville Austin, who said that at that time, Congress was India and India was Congress. Also, after coming of non-Congress party in 2002, the NDA brought National Commission for Review of Working of Constitution. The commission did not suggest any far-reaching changes in the existing structure. Thus, even though the Constituent Assembly was single-party dominant or represented a small segment of country, yet it incorporated the aspirations of the masses holistically in the Constitution. Bhanu Mehta calls Indian Constitution as a unique revolutionary experiment, as it started a revolution in the society. ये लिखा है. बताओ क्या एडिशन करना चाहिए और इसमें स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है तो? सही है। ये क्रिटिकली कमेंट था ना? कमेंट था. अच्छा, पेपर मैं देख रही थी, उसमें क्रिटिकली कमेंट लिखा है। अगर कमेंट भी लिखा है तो भी थोड़ा बहुत एक्सेस कर ही सकते हैं, जो उसने शुरुआत में आई थिंक किया था। हाँ, मुझे इसीलिए मैंने मतलब कमेंट क्रिटिकली कमेंट का आंसर मुझे ये ज्यादा लगा, तो कि क्रिटिसिज्म भी है और प्रोज भी है। क्रिटिकली एग्जामाइन एंड कमेंट, ऐसा ये था डायरेक्टिव।
दोनों ही केस में मेरे ख्याल से सब्सटेंशिएट स्ट्रक्चर तो हाँ यही वही रहेगा। हाँ राइट। इसमें कुछ कॉलर्स ऐड कर सकते थे क्या शुरू में? कोई है क्या ऐसा कोई स्कॉलर जो मतलब क्रिटिसाइज कर रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? आइवर जेनिंग्स का था ना? हाँ सर, आइवर Mark Faraday. जेनिंग कर्जन भी और कर्जन भी कुछ बोलता था ना कि नहीं नहीं, किसी किसी इंग्लिश ने ऐसा बोला था ना कि जो जो असेंबली है ये हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर अच्छा कर्जन ने कांग्रेस के लिए बोला था क्या? चर्चिल विंस्टन चर्चिल ने बोला था। काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स बोला था ना उसने। हाँ काउंसिल हाँ ऑफ हाँ ऐसा कुछ कास्ट हिंदूज बोला था एंड पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स टाइप कुछ बोला था। और उसमें एक्चुअल भी 80% रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट का था एंड 25% वर ब्राह्मण। और इसको काउंटर में मतलब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए ये बोल सकते हैं कि गांधी ने बोला था 1922 में जब स्वराज के लिए बोला था कि स्वराज विल नॉट बी द फ्री गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, बट एट लास्ट इट वाज द फ्री गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, मतलब उनके उससे वो बनी थी असेंबली। और इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि जो 51 का जो इलेक्शन हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया था, तो अगर इलेक्शन होते भी तो भी वही रिप्रेजेंटेशन होती, तो मतलब कि इंडिया वाज बाई की कांग्रेस और कांग्रेस वाज इंडिया। तो आई थिंक डाला है। वो स्टेटमेंट ऐसा कुछ रजनी कोठारी ने भी बोला था ना कि कांग्रेस वाज अ पार्टी ऑफ कंसेंसस टाइप। हाँ नेहरूवियन कंसेंसस की बात करते हैं वो। मतलब कांग्रेस इज अम्ब्रेला इंडिया रेनबो कांग्रेस। हाँ क्या बोल रहा है? अम्ब्रेला पार्टी या रेनबो पार्टी ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ राइट, मतलब वो जस्टिफाई करता है एक तरह से कि कैसे कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस। एटलीस्ट एट टाइम ऑफ नेहरू के टाइम पे तो मतलब डाइवर्स ओपिनियंस भी थे एंड दे हैड सफिशिएंट स्पेस टू डेलिब्रेट एंड डिबेट विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ। अभी ये जो बोला ना इन्होंने कि इट विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट बट फुल एक्सप्रेशन, तो ये इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे नोट्स में था बट समझ गांधी जी का जो स्टेटमेंट है कोई बता सकता है? मेरे ख्याल से जो 1922 में उन्होंने बोला था कि इट विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट, मतलब वी विल अर्न दैट कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1934 में भी एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें वी सेड कि इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस। तो ऐसा करके हमने पहले बोला था, बट इवेंचुअली जब एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ कैबिनेट एक्शन प्लान। तो मतलब जो फ्री गिफ्ट बोला था इवेंचुअली वी टुक इट एज अ फ्री गिफ्ट ओनली। अच्छा एंड अच्छा। उसका भी रिप्रेजेंटेटिवनेस के पे भी क्वेश्चन उठे थे कि वो तो मतलब वो पूरा हमको मालूम ही है, वो आपने पढ़ा ही होगा ना, कि कैसे आधे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और बाकी नॉमिनेटेड थे वो सब। ओके ओके थैंक यू। और कोई एडिशन? बाकी तो आपने कर लिया है सारा कवर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। ओके, नंबर 2, Indian Constituent Assembly occupied peculiar position. It was created by an agreement with the British government, yet it also was an embodiment of revolutionary spirit of India. It was not fully representative of the people, yet it represented all important parties and communities. हाँ, मैंने मोस्टली जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ना पॉइंट्स, लास्ट क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली अबाउट कांग्रेस एंड दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ होल। मेरे पास वो जितने पॉइंट्स थे वो सारे ही डाल दिए मैंने ऑलमोस्ट, कि पहले क्रिटिसिज्म डाला है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव इनफ
और मतलब उसके फिर एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म भी डाल दिए वहाँ पे मैंने, एंड देन आई हैव गिवन द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और फिर कंक्लूड किया। तो मोस्टली जो क्रिटिसिज्म थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो विल ऑफ द पीपल वाला जो संजय ने भी डाला था वो। देन क्रिटिसिज्म में डाला था गांधी वाला पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, फ्री गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश वाला। इन 1934 में कांग्रेस ने बोला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड होगा, बट वो भी नहीं हुआ। देन लेजिटिमेसी के लिए था कि वही कि आधे इलेक्टेड थे, आधे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, बाकी नॉमिनेटेड थे, प्लस ओनली 5% ऑफ इंडियंस हैड द राइट टू वोट। फिर एक रेफरेंडम वाला एक पॉइंट था कि अनलाइक अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट पुट टू रेफरेंडम टू असर्टेन द विल ऑफ द पीपल। तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था कि लोगों का अग्रीमेंट है कि नहीं है। देन रिप्रेजेंटेटिवनेस में वो चर्चिल वाला कोट है कि सोशल रिप्रेजेंटेशन मोस्टली मेजोरिटी अपर कास्ट था एंड 25% वर ब्राह्मण्स, जैसे हम लोग कास्ट हिंदूज पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स, इसमें कुछ है ना, काउंसिल ऑफ हिंदू ब्राह्मण्स लिखना चाहिए, ठीक है। देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये थोड़ा रिपीटेटिव हो गया पॉइंट। तो माइनॉरिटी, इसको उल्टे लिख सकते हैं कि माइनॉरिटीज वर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। फिर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, फिर ये वही वाला पॉइंट आ गया जो पिछले क्वेश्चन में था कि वही कांग्रेस का डोमिनेशन था, एक ही पार्टी का डोमिनेशन था। देन है टाइम कंज्यूमिंग था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। ये क्रिटिसिज्म जनरली रहता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। देन लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन वाला एक पॉइंट था कि 35% तो उसमें लॉयर्स ही थे, और लॉयर्स के होने के कारण ही वो थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बल्कि है, वो एक रीजन था कि वाई, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, जिसको आइवर जेनिंग्स ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज। वो मैं शायद लिखा नहीं गया वहाँ पे। यहाँ तो नहीं लिखा है। हाँ, मैं डालना भूल गया सर। देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में तो वही है, काफ़ी सारे पॉइंट्स जो लास्ट आंसर में भी कवर हुए थे वैसे ही हैं कि टाइम वाज नॉट कंड्यूसिव टू होल्ड इलेक्शंस, पार्टीशन था, केओस और कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम पे, बहुत सारा आईएनए रिवोल्ट और वो सब चल रहा था जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो वो कंड्यूसिव टाइम नहीं था कि बैठा के कहीं इलेक्शन करा सके सबके लिए। देन रजनी कोठारी का था कि कांग्रेस वाज इंडिया, इंडिया वाज कांग्रेस, इट वाज अ पार्टी ऑफ कंसेंसस दैट accommodated varied ideological leanings। देन कांग्रेस ने कोऑप्ट किया था, जैसे हिंदू महासभा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर वगैरह के, इन लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, बट दे वर co-opted। फॉर एग्जाम्पल अंबेडकर वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। फिर वही कंसेंसस डॉक्यूमेंट में भी ये है कि एक और चीज था कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस वर अडॉप्टेड विद कंसेंसस आफ्टर इलैबोरेट डिबेट्स एंड डिस्कशंस। बहुत ही कम प्रोविजंस थे जो कि मेजोरिटी वोट पे अडॉप्ट किए थे। तो ज्यादातर में ये होता था कि अगर कोई वॉइस है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन दे रहा है, तो उनको दे यूज टू उनसे बात करके और एकोमोडेट करके कैसे तो भी इवेंचुअली जब फाइनल वोटिंग होती है, दे यूज टू मेक श्योर कि एवरीवन इज ऑन बोर्ड। फिर मैकफर्सन वाला अभी एक पॉइंट जो शायद डाला था, संजय ने भी डाला था ना, कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बट देयर वाज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। फिर जनरल इलेक्शंस में अगेन कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स डिड नॉट चेंज। तो इस वो एक तरह से हो गया कि क्या कहते हैं, लाइक लेजिटिमाइज कर दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बाय वे ऑफ इलेक्शन। फिर केशव नंदा भारती केस में भी बोला था वी द पीपल की फैक्चुअल करेक्टनेस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो डिसाइडेड फैक्ट है एक तरह से। यानी एनसीआरडब्ल्यूसी का भी वही है, सेम पॉइंट जो लास्ट आंसर में भी नहीं था। एंड देन वही कंक्लूड कर दिया कि सिंपल फैक्चुअल एनालिसिस पे जाएंगी, कितने परसेंट हिंदू थे और कितने परसेंट क्या थे, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली portrays an unrepresentative view, but contextual analysis provides deeper insights into representative nature of the constituent assembly। ऐसे करके सही कंक्लूड कर लिया। सही है। ये पीआरएस कोई स्कॉलर है या वो वाला पीआरएस है? वो पीआरएस का कोई डॉक्यूमेंट था जिसमें शायद उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल वगैरह
डिस्कस की थी, तो उसमें दिया था ये। अपना एक टॉपिक है ना शायद, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स करके, इसमें ही। तो वो उसका डॉक्यूमेंट से कहीं से अब मैंने अब मेरे नोट्स में डाला हुआ है, मेरे को अब ये याद नहीं मैंने कब डाला, कहाँ से डाला है। पीआरएस है वो, वही पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ही है। वरुण, आपने भी कुछ लिखा है क्या? एक्स्ट्रा है क्या इसमें कुछ? हाँ, एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है। सेम है। एक इमानुअल वॉलस्टीन, दैट सेमी periphery and periphery, and Gramscian ideology, like it was continuous British hegemony, like that. While we are adopting parliamentary democracy, and Hamza always overdeveloped state. That's it. I started with this corner store, like how it is affects in India. Then I went to like evolution, and then it has a free gift of British. Then how it is representative, like 80% and 25%. And then I went to Hamza always overdevelopment state to explain India's economic structure. Then I explained Emmanuel Wallerstein in Indian international economics, and how we use Nehru and Ambedkar ideology. Like Nehru and Ambedkar, modernists were trying to were implementing parliamentary democracy. At the same time, uh, they also implemented Gandhian Swaraj idea and Sarvodaya, like PRI and NSME with Sadi. And I couldn't write this, like there were confusion between left, right, and Gandhian and communist view, like that, over constitution. And only at the time 30% of adults could vote, as it is not representative. मेरा वॉइस आ रहा है क्या? आ रहा है पूरा। ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन से? क्वेश्चन है वरुण, हाँ, क्वेश्चन सुना आपने? नहीं सुना, आप बोलो ना. He actually was asking what is the context of this overdeveloped state here. मतलब कैसे आप Like we were exporting still raw materials, right? Our economy was like we were like we thought we got independence and we adopted for democracy in political sphere, but economically we are weak, right? We are exporting raw materials in that way. ये थर्ड क्वेश्चन है ना? हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या करेक्ट है, क्या एड्रेस कर रहे हैं? मतलब मेरे को भी थोड़ा ये No, I'm asking कि ये क्वेश्चन के किस पार्ट को एड्रेस करता है, मतलब ये पैरा। हाँ, इसका रेलेवेंस इन दिस क्वेश्चन. ओके. आई थिंक ये वाले पार्ट शायद एज अ कोई कंट्री के ऊपर क्वेश्चन है तब आई थिंक सही रहता, बट आई थिंक यहाँ पे तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्ट में हमको लोगों को बात करना था, तो आई थिंक ये वॉलेस्टीन और हमजालवी वाला आइडिया थोड़ा शायद सही नहीं फिट हुआ मेरे ओपिनियन। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद लेगेसी एक क्वेश्चन मेरा था कि जैसे वो था, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो रिप्रेजेंटेटिवनेस पे था, तो हमने काफ़ी ब्रॉड पॉइंट्स उसमें लिए, बट जनरली एक क्रिटिक जो इसने वरुण ने डाला है कि ग्राम्स्किन हेजेमनी वाला पॉइंट, कि देयर वाज अ कंटिन्यूड हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश, तो वो वाला पॉइंट जनरली एक क्रिटिक में डाल सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में भी रोट लर्निंग लेक्चर.
हाँ मतलब हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो मतलब एटलीस्ट ला सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए बनाए थे, एंड वी काइंड ऑफ टुक इट, काफी सारा हमने वर्बैटिम एज इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट में ले लिया. So that also शोज अ कंटिन्यूड लेगेसी ऑफ हेजेमनी ऑफ ब्रिटिशर्स. हाँ, ये क्रिटिसिज्म में आता है. उसमें शायद एक कोई शायद हनुमान तैया करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर थे, उन्होंने बोला था कि वी वर एक्सपेक्टिंग वीणा सितार एंड वी आर स्टिल लिसनिंग टू इंग्लिश बैंड. तो ऐसा कुछ बोला था उसने. तो वो एक क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जनरल क्रिटिक में आ सकता है. आई गेस शायद इस क्वेश्चन में उतना रेलेवेंट ना हो क्योंकि रिप्रेजेंटेटिवनेस पे सवाल है, बट एक जनरल क्रिटिक ऐड किया. Did you finish, हाँ, Samir? क्रिटिसिज्म में देखने में डाल के फिर शायद काउंटर कर सकता था. Gaurav, I would like to. हाँ बोलो. Gaurav, you asked right why it is relevant or not. Like I forgot. Like in the above para, I mentioned like 80% and 25% this formula, and then I criticized like Marxist commented this as elitist constitution, and then I came to like structural Marxist, right? Hamza Alvi was structuralist. Like I gave counter to the above. I was supplementing above statement like that. थोड़ा ऊपर जाऊँ, हाँ नीचे, और नीचे, हाँ यहाँ यहाँ है. I criticized by Marxist as elitist constitution, and then I gave structural Marxist like Hamza Alvi like that. ठीक है. हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा अभी पॉइंट बोला ना तो थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है. आई थिंक यहाँ थोड़ा आपने ऐड नहीं किया तो उसकी वजह से लिंक नहीं बन रहा था, बट आपने जो पॉइंट अभी रेज किया आई थिंक उस हिसाब से लिख सकते हैं. Yeah, I couldn't also relate. I didn't even read question again. Like I just wrote it, but I didn't. राइट. कोई और एडिशन है क्या? अभी वो आपने जो वो हनुमान थैया वाला जो पॉइंट बोला ना तो एक बार वो डाल देना इसके अंदर तो सही है. कहीं ऐसे वगैरह में कर सकते हैं. डाल डाल देता हूँ. वैसे मैं एक वो रामचंद्र गोवा की जो बुक है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है आइडियाज फॉर इंडिया, जो पूरा मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे ही बेस्ड है. मैंने उसी में से पढ़ा था. मैं निकाल के डाल दूंगा, बट वो चैप्टर अगर इफ यू गेट टाइम तो पढ़ लेना. मतलब मुश्किल से 10-12-15 पेज का है वो, बट इट्स गुड. ठीक है. वो भी डाल देना. हाँ. आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं. तो वर्ड हमने डिस्कस कर लिया था. कर लेते हैं. डिस्कस द एक्सटेंट to which the Indian Constitution reflects successful reconciliation of alternative perspective. तो गौरव आपने लिखा है इस पे. गौरव. हाँ हाँ, एक मिनट, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ, आप सही है. मैं एक्चुअली ईयरफोन कनेक्ट कर रहा था, एक सेकंड रुकना. हाँ, तो एक क्वेश्चन तो मतलब सिंपल है कि इसमें बताना है कि जो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हैं हमारे कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको कैसे उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया है जो ऑल्टरनेट. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को. और फिर बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इट वाज एसेंशियली डेलिबरेटिव प्लेटफॉर्म. पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक एज वेल एज आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो मतलब कि ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आना भी जरूर मतलब वो हो जाता है, मतलब एक जनरल बन जाता है. तो इसलिए करके लॉट्स ऑफ डिबेट होती है असेंबली में. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्साइल ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स इन फॉलोइंग मैनर. तो बताया कि कैसे कैसे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को उन्होंने मतलब रिकॉन्साइल किया है. तो सबसे पहला डिबेट होता है कि नेम ऑफ द कंट्री. वहाँ पर इंडिया और भारत दो नाम आ रहे थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दोनों को अडॉप्ट कर लिया अंडर आर्टिकल 1 एज इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट.
सेकंड डिबेट होती है अपनी कि टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए। जो मॉडर्निस्ट होते हैं वो अम्बेडकर, नेहरू, दे प्रेफर डेमोक्रेसी। वहीं पर गांधीयंस होते हैं, दे वर डिमांडिंग फॉर पंचायती राज। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस टाइम तो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, और साथ के साथ जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव था गांधीयन वाला, उसको आर्टिकल 40 में डाल दिया, और फिर टाइम के साथ 73 और 74 में उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद आता है उसी में नेचर ऑफ फेडरेशन कैसा होना चाहिए, ये एक डिबेट पॉइंट था वहाँ पे। तो वहाँ पर पार्टी जैसे हिंदू महासभा और जो भी थे उनके मेंबर्स ये बोल रहे थे, देवर प्रेफर्ड लूज फेडरेशन, तो इसमें कि स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावर दी जाए। बट ऑन दी अदर हैंड नेहरू एंड सरदार पटेल डिजायर्ड फॉर सेंट्रलाइज फेडरेशन, जहाँ पर सेंटर के पास पावर होनी चाहिए। तो इसी से जो मिलके बना उसको क्रिटिसाइज केसी वेयर बोलते हैं कि इंडियन फेडरेशन एज ए क्वासी फेडरेशन क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सेम लाइन पर वो ऑस्टिन का लिखना भूल गया था, इस करके मैंने साइड में डाल दिया। वो इसको स्वी जनरल मॉडल बोलते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं अपने मॉडल को। और फिर जो नेक्स्ट डिबेट आती है वो होती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। वहाँ पर जो के.टी. शाह थे उन्होंने प्रपोज किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी अदर जो सेक्शन थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे थे, लेकिन फिर डिबेट के बाद उन्होंने पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट डिबेट होता है आपका सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो इसमें माइनॉरिटीज लीडर जैसे पोकर साहिब होते हैं, वो बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं। और फिर उनके काउंटर में सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत को अपोज करते हैं। और पटेल जिसमें बोलते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इट विल बी अ सुसाइडल फॉर माइनॉरिटीज। एट द सेम टाइम माइनॉरिटीज वीमेन लाइक बेगम एजाज रसूल वो भी इसको अपोज करती हैं। फिर एक और नेक्स्ट डिबेट आती है यूसीसी डिबेट। उसमें माइनॉरिटीज लीडर्स हैं इस्माइल साहेब और वही 2-3 नाम है पोकर साहिब। दे शोन स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अगेंस्ट इट, हाउएवर वुमेन मेंबर्स होते थे राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता उसको सपोर्ट करते हैं। बाद में जो फाइनल कंक्लूजन ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको आर्टिकल 44 एज अ डीपीएस पे डाल देती है। ओके, नेक्स्ट होता है वो डिबेट फंडामेंटल राइट्स पर होती है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी राइट को अच्छे से डील करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट मान करके तब पार्ट 3 में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट डिबेट डीपीएसपी पर होती है। जो डिबेट मेन होती है वो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल नेचर पर होती है, जिसमें अम्बेडकर डीपीएसपी को एक नोबेल फीचर बोलते हैं और उसको जस्टिसेबल नेचर की डिमांड करते हैं, सजेस्ट फॉर जस्टिसेबल नेचर। बट उस टाइम ऐसा था कि बट ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको पार्ट 4 में ऐड किया है, नॉन जस्टिसेबल नेचर फॉर टाइम बिंग, उस टाइम के लिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ऑफिस ऑफ गवर्नर का आता है। उसमें इलेक्शन की बात होती है। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले प्रेजेंट किया था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन आगे जब डिबेट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको जो आज का मॉडल है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो अडॉप्ट किया। फिर जुडिशरी का पॉइंट डाला एक। जुडिशरी का नेचर में ऐसा होता था कि मतलब लाइक डिबेट वॉज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय जजेस, जिसको अम्बेडकर अपोज करते हैं बाय सेइंग दैट नो इम्पीरियम इन इम्पीरियम, मतलब नो स्टेट इन स्टेट इटसेल्फ, ऐसा कुछ करके है ये। फिर इकोनॉमिक मॉडल में बोला कि सोशलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी रखनी चाहिए। वहीं पर जो राइटिस्ट होते थे उन्होंने बोला कि मार्केट बेस्ड सिस्टम रखो। तो इन दोनों को मिला करके इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल रखा इकोनॉमी में। फिर यही सब डिस्कस करने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि 10 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अडॉप्टेड मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन बाय कंसेंसस। इसी करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है। So we should also appreciate the wisdom of constituent members, assembly members, for making constitution as organic documents, which is mix of rigidity and flexibility, and consider the perspective of different sections of society. Conclude. मतलब मेरे को स्पेशली ये सेक्शन है ना 1B, इसमें थोड़ा सा ये डाउट रहता है। जैसे हम पहले पॉलिटिकल स्कॉलर्स वगैरह इंक्लूड कर रहे थे, आइडियाज थ्योरीज इंक्लूड कर रहे थे, इसमें मतलब कोई इंक्लूड करते हैं या जो मतलब चल रहा है, जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वही डाल के चलते बने अपन? या मुझे लगता है फैक्ट्स और स्कॉलर्स दिया ना तो काफ़ी, और जहाँ जहाँ ऐड कर सकते हैं आइडियोलॉजीज और थ्योरीज, जैसे यहाँ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट वगैरह, क्योंकि उन्हीं जो थ्योरीज हमने पढ़ रखी है ना उन्हीं से डिराइव करके ये लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं। लिबरल्स होंगे तो वो लिबरल आइडियाज से मोटिवेटेड रहेंगे।
वो वर्ड्स यूज कर लिया तो काफी है, देन इट्स सफिशिएंट में, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का सवाल है। तो जैसे अभी ये मतलब गौरव ने सारा होलिस्टिकली कवर किया है। इन्होंने जैसा आई थिंक थ्योरीज एज सच तो नहीं है इसके अंदर, बट फैक्चुअली काफी वो है, तो मतलब ऐसे सही है ये। मेरे हिसाब से तो ठीक है, मतलब अगर वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो उसमें फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स में जो डाइवर्स ओपिनियंस हैं वो हैं। तो मतलब अलग अलग वो होता है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। तो ये वाले पार्ट में जैसे थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो हिस्ट्री में फैक्चुअल भी चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत ऐसा ना, क्योंकि हम लोग कभी कभी फालतू में भी चीज़ें घुसाने के चक्कर में कई सारे जरूरी चीज़ें मिस कर जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ है अपने पास है भी नहीं ना कंटेंट पे। अब लाइक रामचंद्र को ये इसमें जो गौरव ने ले रखे हैं ना एग्जाम्पल्स कई सारे, ये बहुत बढ़िया से दिया हुआ है उसमें, और रामचंद्र गोवा वाले चैप्टर्स में सेम पॉइंट्स मोर लेस। तो सही है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है, कि वो इश्यूज ले रहा है, देन बता रहा है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स का क्या उस पर ओपिनियन था, एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर रिप्रेजेंटेड अ सर्टेन आइडियोलॉजी। तो वो वहाँ पे मेंशन करते हुए वी कैन क्रिएट दोज डिबेट्स, कि वो किस आइडियोलॉजिकल लीनिंग या किस पार्टी का था वो बता सकते हैं हम, कि कंजर्वेटिव था, फंडामेंटलिस्ट था, प्रो जमींदार था, सोशलिस्ट था, लिबरल था, वो मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसा कहना सही रहेगा कि जैसे ये जिनका ट्रेडिशनलिस्ट व्यू है ये, जैसे इसने वो पोकर शाह और उनका लिया, तो उनको कम्युनिटेरियन डालना ठीक रहेगा क्या, या वो जबरदस्ती होगी थोड़ी। हाँ, वही पता नहीं है ना हम लोगों को एग्जैक्टली वो कम्युनिटेरियन ही है कि नहीं है, फिर पोकर साहब को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे पास भी डिबेट्स के एक एक सेंटेंस रहते हैं। वो पूरा नहीं पता, वो हो सकता है बहुत सारी चीजों पे लिबरल होगा, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वो सेपरेट इलेक्ट्रेट मांग रहा हो। सही है। नहीं, मैंने वैसे नाम नहीं दिया उधर, मैंने बस माइनॉरिटी लीडर बोला है उन्हें, मतलब मुझे पता नहीं था, मैडम ने हाँ भी शायद माइनॉरिटी लिखवाया। हाँ, मतलब सेफ ही प्ले करे तो मेरे को लगता है बेटर है। उनका पर्सपेक्टिव लिख दो कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट से रिलेटेड उनका क्या ओपिनियन था। हाँ, लेकिन जैसे एक मैंने वो डाला था ना, सोशलिस्ट मॉडल फॉर इकोनॉमी, वो तो बोलते ही हैं कि भाई स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी रखो, तो उसमें तो कोई सही डाउट है। नहीं था, तो मैंने डाल दिया वो। ठीक है, और कुछ ऐड करना है क्या किसी को इसमें? नहीं है वो मैंने उसी आंसर में कुछ पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन डाले हैं खूब सारे। तो मतलब और इसमें और ऐड करना है, क्योंकि गौरव ने भी कुछ पॉइंट्स डाले थे जो मैंने नहीं डाले हुए हैं। तो इन ऐसे एक लिस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स पे जब भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो वी कैन थिंक ऑन दीज लाइंस। सही है। आई थिंक दोनों ने काफी सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं इसके अंदर, तो कमी पड़ेगी नहीं। देन आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, दिस वाज कमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, नेहरू, अंबेडकर इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई रीड करेगा क्या आंसर को? मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन है, कमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, अंबेडकर एंड नेहरू इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है, Indian constitution reflects many ideologies which prevalent at their time. At the time of India witnessed its independence, Indian constitution influenced by many personalities. We can trace the idea of self-made constitution from Gandhi in 1922. Gandhi held that Swaraj is not a free gift by British. It contains the aspiration of people of India. Unlike English scholar Gandhi favored decentralized democracy, means Swaraj at grassroots level. We can see Gandhism. We can see Gandhism. This idea. We can see Gandhi's this idea in directive principles of state policy.
under Article 40, which says that the state should organize village panchayat, means Panchayati Raj in constitution clearly influenced from ideas of Gandhi's Ram Rajya. Ambedkar as a chairperson of drafting committee known for his aggressive logical argument put in the floor of Constituent Assembly. Ambedkar favored social democracy, socialism through parliamentary role, his contribution of Ambedkar. Not only equality of economic but equality of social, political and cultural is influenced from the ideas of Ambedkar. Ambedkar also emphasized on state-led affirmative actions and state-owned key industries known as public sector undertakings (PSU), which are part of the constitution till now. Land reforms had also its roots in the ideas of Ambedkar. Nehru as a dominant personality played a vital role in making Indian constitution. India adopted welfare state model in major contribution of Nehru. We can clearly see influence of Nehru on Indian constitution from the objective resolution presented by Nehru, which became the ultimate goal for constitution framers to framing the constitution. Thus, Indian constitution is a collective work by different personalities from different ideologies for well-being of people of India and the world. Grenville Austin rightly says that Indian constitution the cornerstone of nation. कोई कमेंट? मुझे एक डाउट है, ये क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस ऑफ 3 लीडर्स बोला है इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 20 मार्कर है, तो हर एक के अलग अलग कंट्रीब्यूशन बोलना स्ट्रक्चर सही है या फिर आइडिया एक लेके तीनों के व्यूज देना वैसा कर सकते हैं? जैसे डेमोक्रेसी पे तीनों का व्यू क्या है, इकोनॉमिक मॉडल पे क्या है व्यू, ऐसे क्योंकि रिपीटेशन हो जाता है। कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए मतलब? मेरे ख्याल से रिपीटेशन थोड़ा सा तो उसमें भी हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अंबेडकर नेहरू के कई सारी जगह पे ओपिनियन सेम थे, गांधी से अगला अगेंस्ट में थे, लाइक दैट। मतलब स्ट्रक्चर का मैनेज अगर कर सकते तो वैसे भी कर सकते। हाँ, प्रोग्रेस से सारे जो आइडियाज सेम ही थे, तो यही बेटर है क्या जो इन्होंने लिखा है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पहले गांधी और अंबेडकर का डिबेट दिखाते हैं और उसके बाद उनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो नेहरू के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि प्योर डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं कि राम राज्य, विलेज रूट ग्रास डेमोक्रेसी, तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी उन्होंने अडॉप्ट कर ली बट एट द सेम टाइम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया और वो आगे जाके उसको अडॉप्ट कर लिया। तो वैसे ही हर एक सिस्टम में जाकर के ऐसे बात कर सकते हैं। इसमें और क्या-क्या चीज़ें, डायमेंशंस और क्या हो सकते हैं तीनों में? क्या-क्या इन्फ्लुएंस था इनका? like dignity aspect of Immanuel Kant. We can take an example like Gandhi said like Sarvodaya, but Ambedkar said that no, we should accept even the minority should get the like opportunity to speak. And Nehru तो लिबरल है ना, वो भी ऐसा ही बोल रहा है। जैसे पॉलिटिकल के अलावा एक और पॉइंट डाल सकते हैं सोसाइटी में। गांधी बोलते हैं कि इनको कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाओ, एजुकेशन वो सब, और अंबेडकर का बोल सकते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड
समझते हैं कि भाई मतलब पहले तो डिमांड वही थी कि भाई इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दो पूना पैक्ट से पहले, तो सपोर्ट भी कर रहे थे कम्युनल वार्ड को। और नेहरू के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने इनको जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ साथ अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन की बात की। मतलब अगर मेरे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे दो को अलग ले जाके बीच में कंबाइन कन्वर्ज कर सकते हैं नेहरू पे। नेहरू पे कन्वर्ज होता है क्या? कुछ कुछ पॉइंट्स तो होते हैं। हाँ, मैं जो बोल रही थी ना उसमें बहुत सारे मुझे अभी ये दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो नहीं, दैट शुड नॉट बी डन। ये है या तो पर गौरव मेरे को भी ये वाली अप्रोच ही, मतलब जैसे बाकी लोग बता रहे हैं वो ठीक है, बट आई थिंक एक ईज ऑफ राइटिंग आंसर के पर्सपेक्टिव से आई थिंक यही अप्रोच सही मेरे को लगा कि ये ठीक है। हाँ, इसमें कुछ एक पॉइंट्स एडिशन करने चाहिए थे। अगर डीपीएसपी में सिर्फ आई थिंक एक ही आर्टिकल डालकर वो आगे मतलब चल गए, तो दो तीन और आर्टिकल्स से दिखा सकते थे कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेके। वो सब चीजें थोड़ा सा और ऐड कर देते तो एक दो डायमेंशन और हो जाते हैं। फिर आई थिंक राइट। हाँ, अम्बेडकर में इन्होंने क्या किया कि मतलब देखो, वैसे तो दोनों आइडियाज सिमिलर ही थे। उनका भी यही था कि सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पीएसयूज के ऊपर फोकस रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये पीएसयूज वाला पॉइंट नेहरू में डालते ना तो थोड़ा सा वो नेहरू में पॉइंट्स एडिशन हो जाते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि नेहरू में तो कोई पॉइंट ही नहीं है इनके आंसर देख के। तो आई थिंक अंबेडकर में वो इकोनॉमी वाला पॉइंट वैसे डाल तो सकते हैं, बट वो मैं सोचा था वो ज्यादा बेटर नेहरू वाले में रहेगा। यहाँ पे हम सोशल डेमोक्रेसी पे फोकस कर लेते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी में वो ये कहते हैं कि स्टेट वुड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, या कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। ये जो प्रैक्टिसेस हैं अनटचेबिलिटी की और बैकवर्डनेस की, तो उन सबको वो खत्म करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा वो आई थिंक डिमेंशन ऐड कर सकते थे। बाकी हाँ, तो वन वैल्यू वन वोट वाला जो उनका था डिक्टेम। राइट राइट। इवन जो गांधी और अंबेडकर का जो डिफरेंस भी है ना, वो भी मतलब काफी अपेरेंट हो सकता है वाइल मेंशनिंग बोथ ऑफ देम डिफरेंट, मतलब अलग अलग पेजेस पे भी मेंशन किया तो भी। फॉर एग्जांपल गांधी का जो रिकंस्ट्रक्शन वाला आइडिया था कि उनको एम्पावर करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो दैट इज देयर आई गेस डीपीएसपी में डाल के उन्होंने अकोमोडेट किया है। एंड इनका जो पर्सपेक्टिव था अंबेडकर का कि दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन, दैट इज आल्सो बीन अकोमोडेटेड। तो वैसे करके मतलब इवन दो दे आर डिफरेंट वेज एंड बोथ द वेज हैव बीन एक्सेप्टेड एंड अकोमोडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से बेटर यही है कि दो तीनों को अलग अलग लो, तीनों के प्रिसाइज इन्फ्लुएंस बता दो। एंड नेहरू का जो सोशलिस्ट वाला है, जैसे आई गेस आर्टिकल 38-39 में कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो सोशलिस्ट हैं, तो उनको हम वर्बैटिम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सही। इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड समथिंग लाइक दैट, उसने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और सब कुछ था वहाँ पे। 39 तो पूरा ही बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो बहुत कुछ हाँ, डाल सकते हैं। तो वैसे करके और मेरे को वही लग रहा है कि और क्या पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे, कि इनके अलावा भी और कोई पॉइंट्स हैं क्या जो नॉर्मल तो हम जान ही रहे हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हमको डीपीएसपी वाले मालूम है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी हमको पता है डीपीएसपी में कई सारे हैं। अम्बेडकर के भी जो पॉइंट्स थे वो भी ज्यादातर दिख ही रहे हैं, मतलब यूनिक अगर पॉइंट अगर। अगर अपन बात करें, जैसे रिलीजन के भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है फंडामेंटल राइट्स वगैरह में, तो उनको कैसे कोई यूज करने का कोई तरीका है यहाँ पे? नेहरू कुछ बोला था क्या रिलीजन को लेके, लाइक सेक्युलरिज्म? वो कॉन्सेंसस की बात करते तो वो शायद माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात करते होंगे, हाँ, मतलब नहीं माइनॉरिटी वो राइट्स। हाँ, कंसेंसस वाला था ना कि उन्होंने इसका फोकस रखा था कि सब हार्मनी बने रहे। तो हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज का राइट का प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने, बट ऐसे कोई एक्सप्लिसिट वो नहीं है ना। हाँ, स्टेटमेंट तो नहीं है, बोल सकते कि वो प्रमोट करते थे या फिर सपोर्ट करते थे। किसी ने वो पढ़ी है क्या, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? आइडिया उसमें
यार वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे को मैं देखता हूँ, मेरे को अगर उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वो भी, ये रामचंद्र गुहा की बुक है, उसमें उसने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया खूब सारे लिए और ये तीनों को भी लिया हुआ है उसने। तो हाँ, इफ आई फाइंड टाइम मैं थोड़ा सा उसको आई गो थ्रू 3 चैप्टर्स, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लूंगा जल्दी से, तो अगर वहां से कुछ पॉइंट मिलता है तो आई ऐड। और कोई पॉइंट है क्या किसी के पास? एक साक्षी ने इस पे ये रिव्यू डाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज आल्सो, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तो उनका भी डालना चाहिए था क्या? हाँ, वो एक्चुअली उसने ऐसा डाला है कि वो सही है पॉइंट, कि टुवर्ड्स द एंड वी कैन से कि इनका इन्फ्लुएंस आप बता दो, देन टुवर्ड्स द एंड यू कैन से कि while these were the stalwarts, they were not the only ones who have contributed to the constitution, और लोगों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इसने, साक्षी ने तो शायद सारे वो विमेन मेंबर्स का नाम डाल दिया है, तो वी कैन ऐड उसको और डाइवर्स बना सकते हैं कि विमेन मेंबर भी होना चाहिए। एक ट्राइबल एक लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा करके, वो उनका भी कंट्रीब्यूशन था ट्राइबल्स के राइट्स को लेके, तो ऐसे करके और लोगों को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, टू शो कि हाउ मतलब डाइवर्स एरिया से आया है, एंड दीज आर नॉट, मतलब सिर्फ इन तीनों का नहीं है, सबका है कंट्रीब्यूशन, मतलब टुवर्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और कोई पॉइंट किसी के पास? आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Indian constitution makers concern on social inequality. सिक्स वाला देख लिया था पहले। सॉरी, थोड़ा बात कर गया। मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए पूछा। सबने 6 वाले भी लिख दिएगा। Unity and integrity of India was perhaps the uppermost factor in the mind of constitution maker. Comment. वैशाली, आप अपना कर दो। मेरा है बेस्ट आंसर इसके, बट इतना खास नहीं है यार। नहीं बता, कुछ सुन लिया। Unity and integrity of India was perhaps the single uppermost factor in the minds of the constitution makers. Comment 10 मार्कर है। तो मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेज जैसे बताया, फीचर टाइप्स। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्ट्स क्या, मतलब उसके और भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रेज ही बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट वाइड पर्सपेक्टिव्स है, आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंटेड है, बट इसके बावजूद ये कॉमन फीचर्स अपहोल्ड करते हैं, जैसे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और फिर यही पॉइंट्स को आगे थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स देके बोला, लेकिन पॉलिटिकल ये थॉट वगैरह तो कुछ भी नहीं देख पाई हूँ मैं। एक आध थिंकर ऑस्टिन है और गांधी जी है, कुछ 2 ही थिंकर्स है। पढ़ दूँ क्या? थोड़ा सा ना वॉल्यूम अगर हायर हो सके तो। अभी ठीक है? हेलो, ठीक है। okay. The Constituent Assembly held first meeting in December 1946 and took approximately 3 years to draft the Constitution of India. The Constitution of India is regarded as the longest in the world in terms of its length, content, and complexity. This is due to diverse geography, polity, and society that is India. The Indian Constitution reflects aspirations of Indian people. Mahatma Gandhi, in his paper Young India, had remarked that Constitution of India will be framed as per the wishes of Indians, and Swaraj would reflect India's full self-expression. He had criticized that Swaraj would not merely be a free gift from the British to the Indians.
The Indian Constitution definitely contains provisions that represent wide ideological ideas that existed during the Indian national movement. The constitution makers were inspired by Indian national movement as well as external liberal ideas like equality, dignity of all humans, fraternity among others. Uh, all these diverse ideas are reflected in different provisions like Article 14, 15, 16, etc. तो फिर बोला है कि even while consolidating different diverse ideologies, the common features across that runs through across entire constitution is to uphold unity and integrity of India. For instance, Constituent Assembly is a fundamental right in political democracy, but still there are reasonable restrictions. Further, provisions of directive principles were inserted to enhance social and economic democracy, but they were kept non-justiciable to suit म्हणजे for the governments to implement them as in later time and suitable resources. Further, bulwark institutions like election commission, CAG, UPSC are given in the constitution to act as checks and balances. Also, provisions like president rule and emergency are inserted to allow dealing with extraordinary situations. This reflects foresight of constitution makers to protect unity and integrity from internal disturbances and power imbalance. In conclusion, it can be seen that despite diverse ideologies, yet common concern is to maintain the unity and integrity of India. Even after 7 decades, Indian Constitution has stood the test of time. Scholar Granville Austin has remarked that Indian Constitution is the cornerstone of the nation. यार इस पे कोई कमेंट? स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए इसका? जैसे मैंने पहले मतलब थोड़ा सा हाँ मतलब वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला पार्ट था ना, थोड़ा सा उस पर और फोकस होना चाहिए था आई थिंक। हाँ वो तो जैसे मैंने आपने वैसे कर दिया। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब क्योंकि 10 मार्कर था तो हमें करना चाहिए जो भी मतलब सेंट्रल थीम है ना क्वेश्चन का, उसको रीड करना चाहिए। मतलब आप इंट्रोडक्शन के बाद मतलब उस पे आ जाओ थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक पेज के बाद उस पे आ रहे हैं हम, तो थोड़ा सही है। अदरवाइज मतलब आंसर तो सब सही है। हाँ मतलब वही थोड़ा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला जो पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा हिट करना चाहिए था। जैसे फीचर्स अगर हम देखें तो गवर्नर अपॉइंट हो रहा है एंड थोड़ा आई थिंक उस कंटेक्स्ट में कि इमरजेंसी पावर है। हाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे तो इमरजेंसी पावर दे दी। इमरजेंसी का मैंने वो थोड़ा सा बस एंड में ऐड कर दिया था, बट सेंट्रलाइजिंग ऐसे मैंने कहीं लिखा नहीं है, और वो वही सेंट्रल है वैसे तो इस आंसर का, क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वगैरह मिक्स हो गया। इसमें बाकी अच्छा एक हाँ बोलो। हाँ मेरा बोलना ये था कि जैसे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन है ना, तो यूनिटी और इंटेग्रिटी ये दो चीज़ें ना लक्ष्मीकांत में भी दिया है, तो इट हैज़ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन है। तो जब यूनिटी बोलते हैं तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन जैसे कि जो रिलीजियस यूनिटी है या कास्ट में जो डिविजन्स हैं वो सब नहीं होना चाहिए, एंड रीजनलिज्म जो होता है वो सब नहीं होना चाहिए। एंड जो इंटेग्रिटी वाला पार्ट है वो टेरिटोरियल डायमेंशन बताता है कि सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह जो हैं, या हाँ मेनली तो सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स ही, तो कैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों को हम अलग अलग करके भी ट्रीट कर सकते हैं, कि पहले यूनिटी को कैसे एड्रेस कर रहा है विच इज़ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट,
और फिर इंटेग्रिटी विच इज द टेरिटोरियल एस्पेक्ट, ऐसे करके स्ट्रक्चर कर सकते हैं उसको। by strict act like Article 368, which can be only amended by absolute majority, like two-third majority, and like after that it was like 1956 State Reorganization Commission, like there was increasing resistance to this and alternating and reasonable restrictions also, and seventh schedule of union list and state list, which were concretely divided, and center prevails over state, that power, and foreign relations are given to center, and like state cannot take fund like that from extra 1 to 2 lakh. आई थिंक वो हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि राइट फ्रॉम द आर्टिकल फर्स्ट इटसेल्फ गेट गो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो वहीं से ही वो ये स्टार्ट होता है, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट मतलब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, which means के no state has a right to cede from the country, that is an indestructible union of states. I think वो भी डाल सकते हैं, ये ही ऐसे ही होता है मतलब भी हमारा। सही है। यार मैंने कुछ पॉइंट्स उधर डाले थे, पहले साक्षी का आंसर भी देख लेंगे। हाँ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं राइट कर देता हूँ इसको। Once India became independent, the country was faced with onerous task to draft a constitution that can fulfill aspirations of all Indians, give them a life of dignity, and help them flourish as a great nation. While the framers of the constitution had several goals in mind, ensuring India's unity and integrity was the most crucial one. During the freedom struggle, India was seen as a nation in the making, comprising of all sorts of diversity possible: language, religion, ethnicity, etc. Freedom was accompanied by a bitter partition as well as mammoth task of integrating more than 500 princely states with the Union, including swing states like Kashmir, Junagadh, and Hyderabad. Thus, the framer of the constitution saw unity and integrity above all consideration. This is reflected in the various aspects of the constitution. Okay. Article 1 वही same बात बोल दी इन्होंने, restricts most of the avenues for the state to usurp power and proclaim autonomy in future. Secession of any territory from India would need a constitutional amendment act under Article 368, as also seen in Berubari case. And implemented in 100th amendment Bangladesh. हाँ आई थिंक ये वाला प्रोविजन तो बाद में हम कह सकते हैं इंटरप्रेट होके आया था, तो आई थिंक ये डालना सही नहीं रहता था ना। Threats to unity and integrity is valid restriction on fundamental rights, Article 19, while preserving its fundamental duty. India is also a quasi-federal setup, as K.C. Weary said. A strong center is to protect India's integrity in any secessionist tendency of state. National emergency also reflects this. Thus, our constitution framer realized that India was a nascent country surrounded by unsettled external borders and many internal cleavages. Ensuring its unity and integrity, therefore, was the uppermost goal. यहाँ पे वैसे वो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में सही अप्रोच किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली फेडरलिज्म का था और यही मतलब अप्रोच होना चाहिए। लास्ट में मतलब कंक्लूजन यही किया जा सकता था कि इफ़ यू सी इंडिया ऑफ टुडे 75 years down the line, we see that states have been together and then various countries which disintegrated. We can give example of Pakistan also, but India has been united. So that shows that unity of and integration being the prime concern has been addressed. थोड़ा शॉर्ट में करके इसको दिया जा सकता था। अच्छा, मेरा वही क्वेश्चन था, मैंने जैसे उधर ग्रुप पे भी डाला था, तो मतलब जैसे यूनिटी और इंटेग्रिटी पूछा है, तो इंटेग्रिटी वाले पॉइंट्स तो एड्रेस हुए हैं, ये टेरिटोरियल डायमेंशन, तो जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, और ये एक्चुअली यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का जो डेफिनेशन है लक्ष्मीकांत में वैसे ही दिया है कि लाइक इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन।
तो साक्षी के भी आंसर में मेरे ख्याल से मोस्टली टेरिटोरियल डायमेंशन एड्रेस हुआ है। आप बोल रहे हो ना, सही बात बोल रहे हो, लेकिन बेसिकली ये आपको अंडरलाइन थीम ऑफ दिस क्वेश्चन समझना है कि ये एक्चुअली वो आपको वर्ड टू वर्ड जाना है या फेडरलिज्म को समझना है कि इंडिया ने फेडरलिज्म क्यों अडॉप्ट किया, जिस भी फॉर्म में किया। तो उससे आप समझोगे तो फिर मुझे लगेगा कि वो जो आंसर है वो सही है। अगर आप वर्ड टू वर्ड जाने लगे तो फिर मुझे लगता है वो सही अप्रोच नहीं होगा, बट वी कैन डिसएग्री। लेकिन थोड़ा सा तो साक्षी ने लिखा है ना, रिलीजियस कुछ लिखा है, 2-3 वर्ष लिखा है उसने। नीचे करना थोड़ा लिखा है। नहीं मतलब समीप वाला पॉइंट भी मतलब सही लग रहा है कि वो यूनिटी में साइकोलॉजिकल डिमेंशन है, तो चीज को भी एड्रेस कर सकते हैं अपन के। abolition of untouchability. तो एक लाइन में ना, 1-2 लाइन में साक्षी ने किया है शायद उस चीज को जो समीर बोल रहे। उसने कंक्लूजन में मेंशन किया है कि इंटरनल डिविजन्स वगैरह जो हैं, एक्सटर्नल बॉर्डर्स एंड इंटरनल क्लीवेजेस, तो वो वैसे ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उसी लाइन में। बाकी जो सचिन कह रहा है वो भी बात सही है कि लाइक यूनिटी इंटीग्रिटी, अगर उसका क्रक्स देखें तो प्रोबब्ली दे आर आस्किंग अबाउट फेडरलिज्म ओनली। तो ये बेसिकली मतलब मेरे ख्याल से वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड एड्रेस देखो ना कि पहले कॉन्सेप्ट था नेशन इन, लगता है और बेटर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेंस में वैलिड है। समीप का जो व्यू है यूनिटी को साइकोलॉजी से रिलेट करना, वो काफी मतलब अच्छा भी लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लिखने में भी सही लगेगा और थोड़ा इम्पैक्ट भी डालेगा, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा वो। हाँ मतलब डिमेंशन भी एक्स्ट्रा हो गया ना। अब जैसे हम बात करें तो टेरिटोरियल डालना कोई गलत तो नहीं है, वो तो सही है, बट अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी तो डाल सकते हैं कि अल्टीमेटली कैसे यूनिटी बनी रहेगी जब हार्मनी रहेगी सोसाइटी में। और हार्मनी कब रहेगी? जब ये जो एस्पिरेशंस हैं बेसिकली जो रिलीजियस को लेके या सोशल एस्पिरेशन लोगों को, वो लोग भी वो चीज भी मीट हो। आई थिंक वो वाला के राइट टू फ्रीडम ऑफ वो सब दिया है, तो वो भी आई थिंक डाल ही सकते हैं इसके अंदर। कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब रिजर्वेशन है। वो ऐसा हो गया ना, वो जो फेडरेशन जो सचिन बोल रहे हैं वो टेरिटोरियल में कन्वर्ट कवर हो गया, और जो साइकोलॉजी वाला पॉइंट है वो एक्चुअली जेन्युइन भी है और अलग भी लग रहा है। मतलब सपोज सब लोग ये डालेंगे फेडरेशन, अगर कोई ये पॉइंट डालता है तो अच्छा भी लगेगा और जेन्युइन भी लग रहा है वो पॉइंट, सही बात भी है, सही लग रहा है। सभी में कौन से चैप्टर की बात, कौन से चैप्टर में है ये यूनिटी वाला साइकोलॉजिकल कंसेप्ट? लक्ष्मीकांत ये लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल में ही है। प्रियम्बल में एक एक वर्ड को किया है ना, तो फ्रेटर्निटी के आगे लिखा है ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला पॉइंट। तो उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन किया है, तो उसमें एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, बट वो वैसे ही किया है साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन करके। आई थिंक और कोई पॉइंट है क्या किसी के पास इसमें? आई थिंक नेक्स्ट पे मूव करते हैं। के पास कुछ है क्या एक्स्ट्रा? उन्होंने भी लिखा है। आई थिंक प्रेजेंट है ना? नहीं, सारे सेम ही है, साक्षी के जैसे ही सारे पॉइंट। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। समीप, Indian Constitution makers concern on social inequality. यार मैंने ऐसी जल्दी जल्दी में स्ट्रक्चर बनाया था इसका, तो मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा मैंने क्या लिखा है। मैंने बेसिकली वही सोशल इनइक्वालिटी वाला जो पॉइंट था ना, तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करके वही निकाले कि कौन कौन से डायमेंशंस पे सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है। मैंने उस पर एक्सपैंड नहीं किया उसको, बाकी बेसिक वो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है कि डेलिब्रेशन रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल, while they were deliberating regarding form of organization and organizational structure, social inequality was one of their paramount concern. फिर जो preambulatory promise of equality includes social equality। फिर अंबेडकर का कोट मेरे को इस वक्त याद नहीं आ रहा था, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इनइक्वालिटी तो अंबेडकर का कुछ ना कुछ कोट वहाँ आना चाहिए, लाइक इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग। देन प्रताप भानु मेहता, मैंने मतलब बहुत स्ट्रक्चर नहीं किया उसको, मेरे को जो जो थॉट्स आते गए मैं लिखता चला गया वहाँ पे। तो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स लिख सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस पे हम सीख सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसमें विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज,
SC/STs, रीजनल कंसर्न्स, लिंग्विस्टिक कल्चरल माइनॉरिटीज, पेजेंट्स, वर्किंग क्लास और रूरल अर्बन डिवाइड। मेरे ख्याल से इन सब पे एक एक पॉइंट लेके अगर हमने लिखा तो सफिशिएंट कंटेंट हो जाएगा कि व्हाट वाज देयर कंसर्न एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सोशल इनइक्वालिटी के सारे डायमेंशंस हो जाएंगे। बाकी और देख लो स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए इसको। मैंने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म वहाँ पे किया हुआ है और उससे ज़्यादा लिखा नहीं है कुछ। बाकी कंक्लूड में क्या लिखा था मैंने, हाँ कंक्लूजन में फिर वही कि मतलब सोशल इनइक्वालिटी डोमिनेंट कंसर्न आज भी है। लाइक जो इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, या EWS रिजर्वेशन है, NCBC जो एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है रिसेंटली, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, women reservation in PRI will be, तो मतलब इट्स अ कंटिन्यूइंग कंसर्न टाइप ऐसे करके कंक्लूड किया था। बट एक ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन यहाँ पे ये भी हो सकता है विदाउट यूजिंग एनी प्रेजेंट रेलेवेंस, जो ऊपर प्रताप बानू मेहता का कोट है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक तरीके से वैसे भी कंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें देख लो कैसे क्या प्रोविजंस हो सकते हैं जो सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं। ठीक है यार। देखो कोई कमेंट है क्या इस पे? इस पे एक मतलब कमेंट We में will देखा था। discuss that one point, like women, what are the concern and like that. एक अंबेडकर का इस पे कोट था, मोस्ट पीपल डू नॉट, मतलब काफी बड़ा है वैसे तो ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बट सेंस देख लो। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट सोसाइटी कैन प्रैक्टिस टायरनी एंड ऑपरेशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल in a far greater degree than a government can. The means and the scope that are open to society for operation are more and extensive than those open to the government. Also, they are far more effective. तो यही एक प्रेमिस था जिसके ऊपर वो बेसिकली कहता है कि डेमोक्रेसी से जो क्लास डिस्टिंक्शन है, मतलब स्पेशली इंडिया के केस में जो सोशल क्लास डिस्टिंक्शन है, उसको ये हम डेमोक्रेसी या स्टेट की मदद से उसको खत्म करने का हमारा बेसिक मोटो होना चाहिए। तब जो डेमोक्रेसी वो एक्चुअली फुलफिल होगी। तो जो डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल वो व्यू है, एक्चुअली या फिर जो व्यू जनरली एक्सेप्टेड है कि डिलिब्रेशन से डिसीजन मेकिंग हो, तो उससे थोड़ा सा हटके जाता है वो। उसका डेमोक्रेसी को लेके यही व्यू है कि हमारा जो अल्टीमेट एम होना चाहिए डेमोक्रेसी के थ्रू वो है कि जो क्लास डिस्टिंक्शन है, सोशल क्लास डिस्टिंक्शन है, वो खत्म हो। आई थिंक ये एक थोड़ा सा व्यू था अम्बेडकर का इस पे। तो आई थिंक सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक कंटेक्स्ट सेट करने में हम यूज कर सकते हैं। राइट। आप ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे? हाँ हाँ। और किसी का कोई यार इस पे एडिशन? ये वरुण बोल रहे थे कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस करना है क्या, ये विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनके कंसर्न्स। हाँ कर लो ब्रीफली इन पे। तो जैसे विमेन का सोशल इनइक्वालिटी, तो अपॉर्चुनिटीज, पैट्रियार्की ऐसे बोलना है क्या? कैसे, आपने क्या सोचा उस समय? हाँ यार मैं तो ऐसे जो जो कंसर्न्स हो सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी के कि जिनके हो सकते हैं वैसे Equal pay, क्लिक किए करके, बट maternity leave. अपने प्रैक्टिसेस थे ना जो वरुण ने बोले वो भी पॉइंट्स हैं, एंड प्लस पर्दा एंड सती वगैरह के जो प्रॉब्लम्स थे
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वगैरह हो गया, एंड इवन शायद वोटिंग राइट्स थे कि वुमेन को पहले। जनरली इन सभी को वोटिंग राइट्स दे दिया था तो वो तो कॉमन एक पॉइंट सभी का हो जाएगा। तो क्योंकि ये सोशल इनइक्वालिटी बोल रहा है ना, मुझे जो भी याद आ रही है वो इकोनॉमिक या फिर ऐसे है, तो इसलिए कंफ्यूज। हाँ, तो उसमें वो पर्दा सिस्टम होता है एंड सती वाला सिस्टम होता है, ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वुमेन में वो सब हम ऐड कर सकते हैं। जो पर्सनल लॉज वगैरह में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होंगे तो उनको ऐड कर सकते हैं। End of privileges in Article 18, like titles Rani, Raja, like that. कोई और भी हम वो यूज कर सकते हैं क्या, कोई लीडर इसमें सोशल इनइक्वालिटी को लेके? अब हम सिर्फ अम्बेडकर को ना लिमिट हो जाए, कोई और है क्या, कोई किसी के पास? Rajaram Mohan Roy, like हाँ, तो काफी सबर्टन पुराना कोई है भी डाल सकते हैं। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में एक बोला। आई वुड सेइंग कोई भी सबर्टन स्कॉलर डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने कल ज्योतिबा फुले का यूज किया था, उनका भी हाँ यही कंसर्न था सारे। शायद अपन नहीं, ऐसे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे आना है ना हमें। ज्योतिबा फुले या राजा अच्छा, वो राम तो मोहन राय तो काफी, हाँ, पहले पुराना की हो होगी। गया। आई थिंक इस पे उसका नेहरू का वो था ना, पंचशील वाला आइडिया ट्राइबल्स को लेके, वो डाल सकते हैं क्या? हाँ, हाँ वही मेरे ख्याल से जैसे स्ट्रक्चरिंग हम जब करेंगे ना तो वी कैन सम जनरल इंट्रोडक्शन एंड देन टेक वन इशू एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल एसटीज ले लिया, देन विमेन ले लिया, देन माइनॉरिटीज ले लिया, तो उसके बाद देन वी कैन एड्रेस हाउ देयर कंसर्न्स वर एड्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो उसमें वी कैन प्रोवाइड कि जैसे एस सी एस टीज को रिजर्वेशन देके दे एड्रेस सम ऑफ देयर कंसर्न्स, कि रिप्रेजेंटेशन का उनका इशू था। तो सिमिलरली वी कैन से फॉर ट्राइबल्स वी कैन से कि पंचशील का जो आइडिया था नेहरू का, तो larger integration into mainstream society while maintaining their indigenous knowledge या culture वगैरह, तो ऐसा करके we can say कि ये सब constitution makers की आइडिया थे and it was their primary concern। सोशल इनइक्वालिटी वाज देयर कंसर्न, ऐसा बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर प्रोविजन जो है कहीं ना किसी प्रकार की सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस कर रहा है। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, ठीक है, इवन सेंटर स्टेट रिलेशंस भी उस तरह से हैं कि उस टाइम पे ऐसा था कि सेंटर को ज्यादा पावर दे रखा है ताकि रीजनल इम्बैलेंस ना हो, वो भी एक तरह से सोशल इनइक्वालिटी है। रूरल अर्बन एरिया का भी ला सकते हैं वहाँ पे पॉइंट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह का जो डीपीएसपी में दे रखा था प्रोविजन, तो हाँ, लाइक ट्वेंटी दैट। 2930 का भी यूज कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन है कि हाँ, उनको। करेक्ट, माइनॉरिटीज को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक राइट्स हैं कि जो फ्रीडम टू रिलीजन है, फिर लिंग्विस्टिक कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए भी राइट्स हैं, तो वो भी एक तरह की सोशल इनइक्वालिटी। शायद लिंग वो 350 बी किया था, कुछ लिंग्विस्टिक ऑफिसर वगैरह कुछ था ना। 350 एस सी भी, बी सी है। 350। वो 350 तो बी। 338 है। एस सी बी सी तो वो अच्छा है। 338 है। तो आर्टिकल से मैच करने पड़ेंगे। हाँ, अगर हाँ, याद है मतलब तो। वही बोल रहा था मैं कि जैसे हम वी टेक वन कंसर्न एंड देन वहीं पे बता दो कि कैसे उसके कंसर्न को एड्रेस किया, देन नेक्स्ट ऐसे कर थोड़ा सा पॉइंट्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एस सी एस टी विमेन माइनॉरिटीज इनको सबसे पहले एड्रेस कर दो, देन टेक अदर पॉइंट्स जो मिसलेनियस है। सही रहेगा, ठीक है। थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे हो गया डिस्कशन तो। नंबर 8, critically examine the impact of national movement on making of Indian Constitution. Gosh.
अरे उसमें प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ये कैमरा में प्रॉब्लम है, थोड़ा ये हमेशा ब्लरी क्यों आता है? पता नहीं, मेरे मोबाइल में तो अच्छा दिख रहा था, ये हमेशा ऐसे ही दिखता है लेकिन। हाँ हमेशा ऐसे ही दिखता है। वो वाला डाउनलोड कर ले, अडोबी वाला, वो अच्छा है, तो उसमें मोड्स भी होते हैं, तो वो अपने आप वो इम्प्रूव ऑप्टिमाइज कर देता है इमेज को। अडोब, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? क्रिटिकल एग्जाम में करना था नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन को बताया मैंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन इंडिया, उसने रिगार्ड किया था द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट द आइडिया ऑफ नेशन हैड अ लार्ज बेयरिंग टू द नेशनल मूवमेंट। द एम ऑफ द नेशनल मूवमेंट वाज नॉट जस्ट टू अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम बट टू गिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी टू द मिलियंस। तो आइडियाज और कंसेंसस वो डेवलप हो चुके थे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, जैसे सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट, लिबरलिज्म और सिविल पॉलिटिकल राइट्स वेस्टर्न कंट्रीज हमने लिया था, वो रिफ्लेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर। Even the structure of our constitution and philosophy was gradually constructed through many events and processes. नेहरू रिपोर्ट हो गया, उसमें जो प्रोविजंस है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के बारे में बोला, गांधीन प्रिंसिपल ने डीपीएसपी और पूना पैक्ट ने रिजर्वेशन और वनरेबल्स उसकी बात की। फिर बट मैनी आर्ग्यू दैट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली a result of constituent assembly debate and the situation of international sphere of the time। तो इंटरनेशनल सिचुएशन क्या थी और कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट को एक अलग स्टैंड लेके बोल रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट का तो हो सकता है लेकिन उनका भी एक अलग स्टैंड था, उनके आइडियाज कुछ थोड़े से डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं जो नेशनल मूवमेंट डेवलप किए थे। फॉर इंस्टेंस डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल एंड लॉयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्टेड इनटू पॉलिटिकल लीगल डॉक्यूमेंट जो सोशल चाहिए था उनको। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट नेशन एंड वाज एडजस्टेड टू द फंक्शन इन आवर सोशियो पॉलिटिकल कल्चर। तो हमने ट्वीक किया था उनके कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरों के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट inked with the Article 368 an amendment which has added and tinkered with many provisions of the original constitution। तो इवन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है उसने भी शेप किया है, डायरेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके प्रोविजंस को। जैसे केस ऑफ नंदा भारती केस हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इसने एम्बिट भी बढ़ा दिया, आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ को और बढ़ा दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लार्जली सक्सेसफुल एज सेड बाय ऑस्टिन। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी गिवन क्रेडिट फॉर होल्डिंग द नेशन टुगेदर। Though the constitution was the product of wisdom and foresight of the constituent assembly and judicial precedents, but it did not start from a clean slate. And then Austin concluded its framing was the culmination of many events embedded in a national movement. कोई और एडिशन है क्या इसमें? क्रिटिकली एग्जामिन करना था मतलब क्या लेना चाहिए, मतलब ये तो अब कैसा है कि नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे आइडियाज डेवलप हुए थे, मतलब सोशलिज्म भी हुआ है तो गांधी का भी वो वाला भी हुआ है, तो कुछ कुछ एलिमेंट तो हर इसमें हो ही चुका है। तो क्रिटिकल एग्जामिन एक्चुअली गलत भी हो सकता है क्योंकि हर चीज़ है ही नेशनल मूवमेंट में। वो ठीक है जुडिशियल का जो प्रोनाउंसमेंट था, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अपन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं वो किसी तरह से नेशनल मूवमेंट में था ही पहले से, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। आई थिंक वो वाला ले सकते हो, ग्रामशी वाला, या फिर वो इलीट वाला। ये पावर जो एक्चुअली ट्रांसफर हुई नहीं है वही सेम चीज चल रही है, कि बस वो कह सकते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, द पावर हैज चेंज हैंड्स। मतलब ब्रिटिश थे तो अब वो कांग्रेस के हाथ में आ गई है, एज सच लोगों के पास पावर नहीं गई थी। आई थिंक मे बी वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपन लोग। और तो गांधी ने बोला था शायद इसमें है ना कि मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का बोलना है ना, मैं बोल रहा था कि इसमें कि अंबेडकर का व्यूज को भी ले सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अगर हम 1950s के डेकेड को देखें तो अंबेडकर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंडिया विच वी इनहेरिटेड, और जो बना था तो उनके जो भी क्रिटिक है ना, जो मासेस का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, और नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म बनाया तो विलेज भी उतना, जो गांधी के आइडियल से विलेज वाला, वो भी उतना एम्पावर नहीं हुआ। 1992 में हुआ, उसमें भी सारे काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों व्यू को लेके क्रिटिसाइज हम लोग कर सकते हैं। वही है ना, वही मैं बोल रहा था कि कुछ आइडियाज जैसे है जो अंबेडकर के जो होंगे, जैसे स्टेट लेड, नेहरू के जो स्टेट लेड सोशलिज्म है वो हो रहा है, गांधी के भी कुछ पॉइंट टीपीएसपी में आ चुके हैं। तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि गांधी के जो नहीं आए हैं उनसे क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, और जो नेहरू इसके नहीं आए हैं और मार्क्सिस्ट के जो है वो नहीं आए, वो मेरे को शायद मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन आए एक्चुअली कुछ कुछ हद तक सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, प्रॉब्लम वो हो जाता है। ये habeas corpus writ से ना ये भी लाइक
punitive detention, preventive detention like that. हाँ हाँ वो गया। मतलब नेशनल मूवमेंट में बोल रहे थे प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत गलत बात है, लेकिन आखिर में हमने अडॉप्ट कर लिया उसको। And article use of mills, like Article 19 clause 1A is very fundamental natural right to speak and publish whatever they can, like that was made, and even in emergency situation that can't be dissolved, like and right to life was ensured, like that. Again, using like Article 19, we can criticize the provision of Section 124A's sedition provision also, because all freedom fighters, they fought against sedition, but still that colonial legacy is being inherited in India. Recent 66A, like that one. Fair single case. And it was very vague. However, they mentioned it, but it is very vague that the restrictions, the claims were very vague. Like they mentioned like dignity, security, anything can impact dignity, like that. Sensitive word. तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं क्या, वो जो हनुमान दया वाला था कि ब्रिटिश इम्पैक्ट था एज अ क्रिटिसिज्म, कि इंडियन मतलब इंडियन बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं बट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हेंस इट लुक्स मोर लाइक एन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन, हाँ वीणा सितार वाला पॉइंट। वो वैसे ही कुछ था, वो लीगल डॉक्यूमेंट और वो लॉयर वाला बोल रहा था ना, वो वैसे ही था वो वाला, लेकिन वो अच्छा लगेगा इम्पैक्ट में। मतलब अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट, एक ऑन वन हैंड वी आर सेइंग कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट था, क्या क्या था वो हमने लिख दिया, देन वी हैव टू से कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट नहीं था। क्रिटिकली एग्जामिन का यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली क्या है, लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हमको जनरली कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्रिटिसिज्म करना है कि हाउ इट केम आउट टू बी, या कि डिफरेंट मतलब दूसरे सोर्सेज भी थे नेशनल मूवमेंट में, जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हुए या जो भी प्रेसिडेंट सेट हुए, वो कुछ हद तक तो आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके जैसे सेडिशन वगैरह बोला वो हमने लिया आखिर में किसी ना किसी दिन, और कुछ चीज़ें हमने खुद अडॉप्ट की या डेवलप की, जो सारी चीज़ें थी। तो मतलब फिर सेडिशन वाला पॉइंट जो सचिन ने बोला वो भी आ जाएगा, एंड देन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला शायद रेड्डी वरुण ने बोला वो भी आ जाएगा। I think every fundamental right, like our independence struggle is regarding gaining fundamental rights, right? Like, so we can mention like 1-2 lines about every equality, freedom, religion, like that, and exploitation. So, हाँ वो तो बता देंगे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में आइडियाज डेवलप हुए, वो तो शायद में थोड़े थोड़े दिए हैं, सारे नहीं दिए लेकिन कुछ कुछ दिए, तो वो अपन उसमें दे देंगे, वो तो ठीक है। मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि नेशनल मूवमेंट के कितने एलिमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा कौन से आए हैं और कौन से नेशनल मूवमेंट में थे जो वापस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट नहीं किए, वैसा कुछ। वो official secret acts and sedition like that in contrast to this. ज़्यादातर शायद कंसेंसस यही बन रहा लग रहा है मेरे को कि जो जो ब्रिटिश के जो प्रेसिडेंट्स थे हमारे, मतलब 1935 और वो जो थोड़े एक्सप्लॉयटेटिव थे, और जिस नेशनल जो हमारे लीडर्स ने उसको ये किया था, अपोज किया था, वो चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली, तो उसमें शायद वो सारी चीज़ें देना पड़ेगा अपने को। OSA हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह हो गया, वो सब है। मतलब मैं इस व्यू से अग्री करता हूँ कि अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ से हमने दूसरे दूसरे प्रोविजन बोरो किए, तो दैट मे नॉट बी, जो कौन से प्रोविजन हमने फ्रीडम स्ट्रगल वाले अडॉप्ट किए और से जो थे को भी हमने अडॉप्ट कर लिया, और मे बी ऑनलाइन लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, तो ये अप्रोच ठीक रहेगा। हाँ सही है। यार वो बीच में थोड़ी आवाज कट गई थी, मैं हाँ, एक बार रिपीट कर दोगे क्या, या लिख दोगे क्या? वैसे एक्चुअली जनरली शायद वो वही बोल रहे थे कि लास्ट में क्रिटिकल एग्जामिन के लिए यही बताना पड़ेगा आपको कि कौन से जो चीज़ें हैं हमने दूसरों से बोरो किए,
जो भी सारी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से रैंसैक करके की है, खुद हमने ट्वीक की है, फिर बाद में हमने लॉयर वो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट वगैरह सेट किए, वो मतलब वो हमने नेशनल मूवमेंट से थोड़े अलग किए, तो वो थोड़ा क्रिटिकल एग्जामिन में हो जाएगा कि नहीं सारी चीज़ें हमने नेशनल मूवमेंट से नहीं ली है। ओके वही शायद बोल रहा था फिर मैंने भी शायद वैसे ही और- किया। एक और इंटरप्रिटेशन मेरा ये था कि ये नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें मतलब इतनी फेवरेबल भी नहीं हुई है, ऐसे भी हो सकता है क्या? तो इसलिए मैंने क्रिटिसिज्म में जैसे कम्युनलिस्ट हो गई थी मूवमेंट हाँ, जो नहीं, इट नहीं, लेड सही टू है। पार्टीशन, वैसे वाला भी डाल सकते हैं। फिर कांग्रेस था सब जगह, और लॉयर्स थे, तो ऐसे भी हो सकता है क्या? हम्म, हाँ वो आई थिंक लॉयर्स वाला पॉइंट रिलेवेंट लग रहा है, वो डाल सकते हैं कि वो स्पीयर हेड मूवमेंट को ज़्यादातर कांग्रेस के अंदर वही कर रहे थे, तो उसका बेरिंग दिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अल्टीमेटली ऐसा बना कि उसको क्रिटिसाइज किया गया लॉयर्स पैराडाइज, जिसने उसे कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग या उसकी रीच से थोड़ा सा बाहर कर दिया। तो आई थिंक इसमें लिख And सकते even हैं। interpretation becomes very difficult. करेक्ट करेक्ट। कोई नेगेटिव सेंस वाला भी देख सकते हैं कि मतलब नेशनल मूवमेंट में जो सारी चीज़ें हुई, कम्युनलिज्म और वो सब हुआ, मतलब 1905 में जब वो रिलीजन इसमें चले गए तो थोड़ा कम्युनलिज्म वगैरह डेवलप हो गया और सारी चीज़ें जो हुई, नेगेटिव वाला भी एक्सपेक्ट दे सकते हैं इसमें। बट वो तो मूवमेंट में हो गई बात, ठीक है, बट वो उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेरिंग हाँ, हुआ? वही हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ, हमने पार्टीशन सीखा, हो गया तो हमने मतलब हमने सीखा उससे, और हमने फिर सिक्योलरिज्म अडॉप्ट किया, ऐसा कर सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा और कोई पॉइंट है क्या? आज 8-6 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ शानू यार, और कितने बच्चे इस पे क्वेश्चन, या कंप्लीट हो गए ये? ये हो गया है मेरे ख्याल से, इसमें अच्छा। 7 ही थे उस टाइम पे, मैंने एक ऐड कर दिया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट अपना क्या टारगेट है यार इसमें? प्रियम्बल हो गए। प्रीएम्बल एफआर डीपीएस पे हुआ। यार सारे लक्ष्मीकांत से उठाना है क्या सब कुछ मैटर? हाँ यार, मेरे को भी मैटर मिलता ही नहीं इस पे, वही मेरे को कंफ्यूजन रह रहा था कि पता नहीं स्कॉलर्स नहीं मिल रहा तो कैसा आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहले अब वही नाटक हो रहा है। सही में। वही- कल भी हमको यही दिक्कत हो रही थी, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि तो हिस्ट्री लिख रहे हैं हम लोग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्मीकांत लिख रहे हैं। हाँ, कल तो बैठ के सारे ये शिवानी ढूंढ भी रही थी सोर्सेस। यार वो पता है डिस्टिंक्शन जो है ना हिस्ट्री और पॉल साइंस वाला, वो बहुत वेग सा है कुछ कुछ टॉपिक्स पे। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री का आंसर अगर सेम भी दिखता है ना, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सेम स्कॉलर्स ही यूज करते हैं। मैंने एक्चुअली शायद किसी टॉपर के इसमें सुना था कि मतलब आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, लेकिन आपको देखना है कि हिस्ट्री नहीं है या ये पूरा का पूरा प्योर पॉलिटिक्स जो आप पढ़ रहे हो वो नहीं है, आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस में एनालिसिस करना है, जो भी फैक्ट्स या जो भी इवेंट्स हुए उसको एनालाइज करके आपको कुछ कंक्लूजन में आना पड़ेगा। हाँ तो वही जैसे हिस्ट्री में क्या है ना, मैं भी हिस्ट्री ऑप्शनल के भी कुछ कुछ मटेरियल कल ही देख रहा था उन स्कॉलर्स के लिए। जैसे वो विक्रम गरेवाल के नोट्स थे, तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज हमने जो स्कॉलर्स पढ़े हैं ना, वो सेम स्कॉलर्स वो भी यूज कर रहे हैं। उनके यहाँ पे थोड़ा आंसर राइटिंग में फैक्ट्स पे फोकस बहुत रहता है, तो क्रोनोलॉजी वगैरह पे काफी फोकस रहता है, एंड इन बिटवीन दे हैव टू एनालाइज इश्यूज। फॉर अस वी कैन टेक द स्कॉलर्स, मतलब हम उनके वही स्कॉलर्स हम अपने एनालिसिस के लिए हम बोरो कर सकते हैं, एंड विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक हिस्ट्री आंसर्स। कि मतलब कहानी सुनाने की बजाय यू टेक द इवेंट, एनालाइज इट, एंड उनके क्वेश्चंस में से वी कैन बोरो द स्कॉलर्स फ्रॉम देयर। हाँ मतलब मैं भी वही स्पेक्ट्रम में देख रहा था ना, तो कई सारे स्कॉलर्स के व्यूज दिए हुए हैं, तो आई थिंक वो एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देता है उसके ऊपर। बट वही है, थोड़ा उसका स्कोप लिमिटेड है, मतलब मैं या तो मेरा सोर्स लिमिटेड है कि ज़्यादा मैंने सोर्स रेफर नहीं किए, तो ये वो थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चेक करो ना, एनसीईआरटी में बीच में जैसे वो कुछ अ, वो पार्टिसिपेट होता ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो डिबेट्स देते, इसका पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो भी डिबेट्स में जो भी लीडर्स हैं वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उस तरह का पर्सपेक्टिव ऐसे मतलब डाल के दे सकते हैं शायद।
हाँ मतलब मैं वही बोल रहा था कि जैसे वी टेक स्कॉलर्स, वो हिस्ट्री वाले स्कॉलर्स रहेंगे, हमारा आंसर भी शायद थोड़े से फैक्ट्स के अराउंड होगा, बट समहाउ ब्रिंग दोज वर्ड्स जो हमारे सिलेबस के वर्ड्स हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इनको लेके आके आइडियोलॉजी है जो अभी पलाश ने पॉइंट बोला कि नेहरू है तो ही वॉज अ सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट बोलेंगे तो क्योंकि ऑप्शनल्स में ओवरलैप होता है, तो वो ओवरलैप के कारण हमारे आंसर हमें लगेगा कि हिस्ट्री का है, बट वो हिस्ट्री का नहीं है। वी हैव यूज सफिशिएंट स्कॉलर्स एंड वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स जो पॉलिटिकल साइंस के जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, तो मतलब समहाउ मेक इट लुक लाइक पॉलिटिकल साइंस। वैसे एक्चुअली ना सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया गया है, मतलब आपने देखा कि पहले इसमें वो हिस्ट्री वगैरह दे दिए होंगे फैक्ट्स, बाद में पर्सपेक्टिव भी दिया है अपने को, तो दलित पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट, नेशनलिज्म, और वो एक्चुअली यूज करने के लिए ही अपने को दूसरे पार्ट्स में, मतलब आगे जो थर्ड और प्रियम्बल वगैरह में आएगा, लेकिन वो यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली मैम के नोट्स में दिए नहीं है। वो शायद अपने को अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी डेवलप होगी उसके बाद ही वो होगा अच्छे से।